कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण योजना अंतर्गत शिक्षण अधिगम केंद्र द्वारा एक साप्ताहिक ऑनलाइन कार्यक्रम जिसका विषय है शोध आधारित कौशल संवर्धन, इस विषय पर एक साप्ताहिक ऑनलाइन कार्यक्रम का संचालन हमारे केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। वस्तुतः आज कार्यक्रम का प्रथम दिवस है और कार्यक्रम के प्रथम दिवस का तृतीय सत्र है और इस सत्र में हमारे साथ रिसोर्स पर्सन के रूप में जुड़े हुए हैं हमारे पिता तुल्य शिक्षा शास्त्र मर्मज्ञ, शोध विषय में लब्ध कीर्ति आदरणीय प्रोफेसर नागेंद्र नाथ पांडे महोदय है। महोदय, आपका मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्ष से, शिक्षण अधिगम केंद्र पक्ष से एवं अमिता मैम के पक्ष से तथा स्वयं के पक्ष से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जी, फूल है, चंदन है, गीतों का शुभ बंधन है, संकाय अनुमोदन कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। मैडम, अभी किसी एक और हमारा आज विद्यापीठ का उत्कर्ष महोत्सव चल रहा है, तो मैडम अभी वहां पर हैं, 4 बजे हमारे साथ जुड़ेंगी और मैडम ने कहा है कि जब तक हम सत्र को जारी रखें, इसी के साथ में 4 बजे वो जुड़ेंगी। जी सर। तो सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व मैं महोदय के परिचय की एक झलक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। आप प्रोफेसर नागेंद्र नाथ पांडे महोदय, जो एक्स हेड एंड डीन रह चुके हैं शिक्षा विभाग के, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के शिक्षा विभाग के आप एक्स विभागाध्यक्ष एवं संकाय प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं एवं आपके शोध क्षेत्र में सहयोगात्मक अधिगम एवं संज्ञानात्मक सिद्धांत तथा विज्ञान क्षेत्र शामिल हैं। आप अनेक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पत्रिकाओं के समीक्षक एवं संपादक मंडल के सदस्य हैं। आप अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनमें निरंतर कार्यरत हैं तथा आपने अपने सेवा काल में प्रशासनिक पदों पर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन बहुत ही अच्छी तरीके से, कुशल तरीके से किया है। कोऑपरेटिव लर्निंग, पिएजन थ्योरी और साइंस एजुकेशन से संबंधित आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं तथा अनेक शोध पत्र उपलब्ध हैं। ऐसी महान विभूति को हम आज अपने कार्यक्रम में समक्ष अपने प्रस्तुत पाकर के स्वयं को धन्य समझते हैं और इसी के साथ में अब मैं महोदय जी आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपनी शोधमयी ज्ञान गंगा की कुछ अमृत रूपी बिंदुओं से हम सभी को भी सिंचित कर कृतार्थ करें। महोदय, आज का आपका विषय है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों की पहचान। तो आपसे निवेदन है कि आप इस विषय में हमारा मार्गदर्शन कर हमें कृतार्थ करें। जी धन्यवाद। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ का कि मुझे अवसर दिया। तो अगर कहा जाए, और पिछले सत्रों में आपने पढ़ा होगा और देखा भी होगा कि रिसर्च का प्रमुख उद्देश्य है सिद्धांत का निर्माण करना और प्रारंभिक स्तर पर अगर कहें तो प्रश्नों के उत्तर ढूंढना। लेकिन ये रिसर्च की प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है, ये तो उद्देश्य हुआ कि हम फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, लेकिन जो प्रारंभ होता है रिसर्च का, वो होता है रेजिंग गुड क्वेश्चंस, क्योंकि जिसका उत्तर प्राप्त हमें करना है तो वो प्रश्न उठाना ही अपने आप में यहीं से
रिसर्च प्रोसेस की शुरुआत होती है। और ये किस तरीके का होगा प्रश्न, किस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होगा, ये निर्भर करता है कि समस्या किस तरीके की। अगर देखें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें, बड़ा स्पष्ट है, एकदम स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, और उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करने लगे या क्वांटिटेटिव में ही अगर देखें, तो अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें, वर्णनात्मक अनुसंधान की, तो हम उतने स्पेसिफिक नहीं हो पाते हैं। अगर इथनोग्राफी की बात करें तो वहां पर समस्या बड़ी जनरल नेचर की होती है, सामान्य प्रकृति, और हाइपोथेसिस तो इवॉल्व होने की प्रक्रिया में होता है। तो कुल मिलाकर के कि प्रश्न क्या है, हमारी समस्या क्या है और किस तरीके से हम समाधान तक पहुंचे, ये रिसर्च के अंतर्गत पूरी चीज आती है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक चीज ये भी कहते हैं कि हमारा उद्देश्य ये भी है कि वेरिएबल्स के बीच में संबंध स्थापित करना। तो ये वेरिएबल होता क्या है, प्रॉब्लम्स को लेकर के उनकी पहचान कैसे करें, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। कंस्ट्रक्ट शब्द से हम लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को, जिसे कि बिहेवियर के थ्रू हम अनुमान लगाते हैं, इन्फर करते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, कंस्ट्रक्ट। तो किसी भी कंस्ट्रक्ट को जब तक वो मेजर नहीं किया जाता, उसका मापन नहीं होता, तब तक तो वो एक थ्योरेटिकल वेरिएबल है। लेकिन अगर उसका मापन होता है और मापन के दौरान अगर वो अलग अलग वैल्यूज प्राप्त होती हैं, तो उसी को हम कहते हैं कि अब ये कंस्ट्रक्ट क्या है, वेरिएबल है। जब माप लिया हमने, इंटेलिजेंस जैसे कि एक कंस्ट्रक्ट है, इंटेलिजेंस को जो ही मापा हमने किसी ना किसी तरीके से, जिसे कहते हैं कि मेजरमेंट को डिफाइन करते हैं कि assigning numerals according to certain rules, तो ये जो न्यूमरल्स, अंक देने की प्रक्रिया जो है, किसी तरीके से उसे मापते हैं, अंक देते हैं अलग अलग लोगों के लिए। तो वो जो मेजर्ड कंस्ट्रक्ट है, वो क्या, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, यही चर है या वेरिएबल। इसके ठीक उलट एक शब्द आता है जिसे कि कहते हैं कांस्टेंट, नियत। अगर हम एक उदाहरण ले लें कि क्या है, मान लीजिए कि अगर ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति एक स्टडी प्लान करता है कि हम 2 टीचिंग मेथड्स का प्रभाव देखेंगे कि बच्चों की गणित उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये कक्षा 5 के विद्यार्थियों के ऊपर ये कार्य किया जाएगा। तो उपलब्धि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अगर मेजर करेंगे तो परिवर्तित होगी। अगर टीचिंग मेथड कह रहे हैं तो एक से अधिक शिक्षण विधियां हैं, तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके का चर हुआ। लेकिन जो ही उस अध्ययन में ये बात आती है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों की बात हम कर देते हैं, यानी ग्रेड लेवल या क्लास जो है वो क्या है, स्थिर है, वो क्या हुआ, ये कांस्टेंट है। तो ये अब वेरिएबल से आगे अगर हम बढ़ें
तो एक चीज और ये आती है कि केवल वेरिएबल कहने से ही काम नहीं चलता है। अगर इस छोटे से बड़े सरल से उदाहरण की बात की जाए तो इसमें एक कांस्टेंट आया और दो और वेरिएबल नजर आए। एक तो जिसे कि हम कह रहे हैं कि ये शिक्षण विधि है और दूसरी तरफ उनकी विज्ञान पर उपलब्धि है। तो इन वेरिएबल्स में अंतर क्या है? अगर ये टॉपिक है, इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व हैं, एक चर हो गया और दो यहाँ पर अगर कहें कि चर हो गए। हालांकि आगे हम लोग देखेंगे कि केवल यही दो चीजें नहीं इन्वॉल्व हैं चरों में, और भी चीजें इसमें निहित हैं। तो जिस वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो हमारे नियंत्रण में है, उसे हम मैनिपुलेट करें या क्लासिफाई करें, उसे हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या स्वतंत्र चर है। देखिए क्यों इंडिपेंडेंट शब्द आया, इसके पीछे एक कारण यह है कि अगर हम थियरी बिल्डर बात करते हैं कि शोध का अंतिम उद्देश्य क्या है, सिद्धांत का निर्माण करना, किसी मॉडल तक पहुंचना। अगर हम सिद्धांत की बात करते हैं तो किसी मॉडल के लिए अगर हम कार्य कारण संबंधों की बात करें कि ये कारण है और ये प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं से हमें एक उस बिंदु से प्रारंभ करना पड़ता है, उस कंस्ट्रक्ट से प्रारंभ करना पड़ता है जिसे कि हम कहते हैं कि जिसका कोई कारण नहीं, हमें ज्ञात नहीं है अथवा उसका कारण बताया नहीं गया है। छोटा सा उदाहरण ले लें। मान लीजिए कि अगर हम कहें कि एक हम मॉडल बिल्डअप कर रहे हैं जहां पर कि देखना चाहते हैं कि एकेडमिक अचीवमेंट किन किन चीजों से उसको हम थ्योराइज कर सकते हैं या उसे मॉडल के रूप में रख सकते हैं। तो उसके कारण में अगर हम आए तो मान लीजिए कि एक इंटेलिजेंस है अपनी जगह, एक उसकी एकेडमिक इंटरेस्ट है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। अब देखिए अगर देखा जाए तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जुड़ा है एकेडमिक अचीवमेंट से, और एकेडमिक अचीवमेंट भी प्रभावित कर सकता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को। लेकिन इंटेलिजेंस के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। तो अगर हम इंटेलिजेंस को उस स्थान से प्रारंभ करें, मानना पड़ता है हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में, तो इस तरीके के कंस्ट्रक्ट को एक नाम दिया गया है जिसे कहते हैं एक्सोजेनस वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट। ये एक्सोजेनस कंस्ट्रक्ट यानी उस मॉडल से बाहर है, उसका कारण या तो ज्ञात नहीं है या ज्ञात भी है तो यहाँ पर इस मॉडल में नहीं बताया गया है। तो वो जो जब एक्सोजेनस कंस्ट्रक्ट को जब हम मेजर करते हैं, मापते हैं, तो वही चीज ये यहाँ पर उसे कहते हैं कि ये क्या है, यही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी
it is not caused by, it is independent of। साधारण शब्दों में उसे हम उसी एक्सोजेनस कंसेप्ट को जिसे कि मेजर कर लेते हैं उसे ही हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो यानी उसे हमारे रिसर्चर के वो नियंत्रण में है, उसे वो मैनिपुलेट कर सकता है। अब इसी के साथ अगर एक चीज और भी वेरिएबल की बात करें, मान लीजिए कि यही छोटा सा अध्ययन जो कि कोई भी करने जा रहा है और उसमें एक चीज और जोड़ दें कि उस कक्षा में लड़के और लड़कियां दोनों हैं, यानी एक चीज और भी आ गई जो कि परिवर्तित हो रही है और वो है जेंडर। तो उस तरीके की चीज को जिसे कि हम परिवर्तित तो ना कर सके लेकिन उसके प्रभाव को, अंतर को जान सकते हैं, परिवर्तित करना रिसर्चर के वश में नहीं है, तो इस तरीके के चरों को कहते हैं ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल्स। जेंडर है, एज है, उसके अतिरिक्त एक और चीज कहें कि इंटेलिजेंस है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो कि रिसर्चर के बस में नहीं है उसे परिवर्तित करना, तो इसे ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल कहते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी अगर कहा जाए तो एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दो तरह का के हो सकते हैं। एक तो वो जिसे कि रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है और जिसे दूसरा जिसे कि कहें कि क्लासिफाई कर सकता है, क्लासिफिकेशन के हिसाब से वो उसे यूज करे एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसी को जब मैनिपुलेट करता है तो उसे हम कह देते हैं कि ये किस तरीके का वेरिएबल है, ये ट्रीटमेंट वेरिएबल है। और जब मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को तो उसे क्लासिफिकेटरी वेरिएबल के रूप में हम लेते हैं। अब मॉडल की जब हम बात कर रहे थे, जैसे एक्सोजेनस मॉडल की बात, ये कंस्ट्रक्ट की बात आई जहां से स्टार्टिंग पॉइंट था, और फिर एक और भी तरह का वेरिएबल आएगा जो कि उस मॉडल में अंतर्निहित है, वो कंस्ट्रक्ट इंडोजेनस जिसे कहते हैं, जो प्रभाव है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन का, तो उसे ही कहते हैं, वही इंडोजेनस कंस्ट्रक्ट जब मेजर कर लिया जाता है तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। वो कैरेक्टरिस्टिक या कंडीशन जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चलते अपीयर होता है, डिसअपीयर होता है या परिवर्तित होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को में परिवर्तन करने से इसमें कुछ परिवर्तन जिसमें हो उसे ही हम कहेंगे कि ये क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, हमारा आश्रित चर है। और वो छोटे से एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो अचीवमेंट वो चाहे जिस भी तरीके से मेजर करें तो वो हमारा आश्रित चर होगा। अब मान लीजिए कि कोई
व्यक्ति एक स्टडी प्लान करता है। स्टडी किस तरीके की है कि वो, चूंकि मेरी बैकग्राउंड उसी तरीके की रही है कि ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज ही कराए हैं, और कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि प्लान कर रहा है कि 3 टीचिंग मेथड्स का इफेक्ट वो देखना चाह रहा है, और वो देखना चाह रहा है अलजेब्रा अचीवमेंट पर 9th ग्रेड स्टूडेंट्स पर। इसके लिए वो किस तरीके से प्लान करता है कि एक ही स्कूल में 9th ग्रेड के 3 सेक्शंस को चूज करता है, और एक ही टीचर अलग अलग समय में तीनों सेक्शंस को पढ़ा रहा है। अब अगर इस चीज में देखा जाए तो आपसे भी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा कुछ रिस्पॉन्स आए कि इसमें, इस अध्ययन में देखा जाए तो कांस्टेंट क्या है। हाँ, ये इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं कि लड़के लड़कियां दोनों इन्वॉल्व। आपकी तरफ से मैं रिस्पॉन्स अगर चाहूं, कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल्स बॉयज एंड गर्ल्स। सर, अगर आप ये देखें कि 2 आपने कह दिया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, एक से अधिक हो गया तो वो तो वेरिएबल में आ गया, कांस्टेंट नहीं हुआ। ओके सर। क्योंकि वन वे चलेगा तो कोई, हमारा काम तो हो जाएगा कि हाँ 1 घंटे का लेक्चर हो गया, लेकिन कुछ तो फायदा हो। जी, और कोई? हाँ, एक रिस्पॉन्स आ रहा है एज। एज नहीं कह करके बल्कि आप ग्रेड कहें तो वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि एज तो वैरी करेगा, परिवर्तित होगा। ये कहा गया है कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स पर ये कार्य हो रहा है, तो ग्रेड एक कांस्टेंट हुआ। और क्या है ग्रेड के अलावा? थोड़ा सा इस पर सोचिए। देखिए, मैंने ये कहा कि ये प्लान किया, स्टडी प्लान की गई, और स्टडी प्लान की गई है 9th क्लास के बच्चों पर। उनके 3 सेक्शंस हैं, एक ही टीचर 3 मेथड से पढ़ा रहा है। हाँ, बताएं। टीचर है सर। टीचर, एग्जैक्टली, टीचर, एग्जैक्टली। टीचर इज ए कांस्टेंट, एक ही टीचर पढ़ा रहा है। इस यहाँ पर बस केवल एक एजम्पशन है कि टीचर की टीचिंग स्टाइल सेम रहती है, या अगर ये कहें कि उसका टीचिंग इफेक्टिवनेस वही रहता है, सिवाय मेथड बदल रहा है। तो टीचर इज ए कांस्टेंट, ग्रेड इज ए कांस्टेंट, एंड स्कूल इज ए कांस्टेंट। 3 कांस्टेंट्स इसमें हैं जो कि वेरी नहीं कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ इसमें? एक तो ऑब्वियस है, जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर।
टीचिंग मेथड, एग्जैक्टली। और टीचिंग मेथड के अलावा एक और है, टीचिंग मेथड आ गया। हाँ, स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट तो देखिए सर स्टूडेंट की कोई कैरेक्टरिस्टिक होगी ना, वेरिएबल, जैसे कि स्टूडेंट का एज हो सकता है, स्टूडेंट की अचीवमेंट हो सकती है। विषय सर, टॉपिक। एग्जैक्टली, जेंडर। जेंडर एक ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल है जिसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में यूज किया जा सकता है। चलिए, यहां तक तो आपने कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पहचान लिया। अब बात आ रही है ये डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? अचीवमेंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। बढ़िया, ये अचीवमेंट, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। अब अगर कोई भी स्टडी कंडक्ट करते हैं, इतने से ही काम नहीं होता। कोई भी अध्ययन अगर हम कंडक्ट करते हैं, स्टडी प्लान करते हैं और कंडक्ट करते हैं, तो कुछ और भी फैक्टर्स उसमें काम करते हैं। एक, जिसे कि अक्सर आप कहीं अध्ययन करें और वाइवा में या दूसरी जगह अक्सर पूछा जाता है कि इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कौन कौन से। ये इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है? नाम ही से क्लियर हो रहा है कि कोई Sir, ऐसी grades. चीज है। जी, grades are intervening variables. ना, ग्रेड इज कांस्टेंट, क्योंकि ये कहा गया कि 9th ग्रेड के स्टूडेंट पर किया जा रहा है। ग्रेड इज ए कांस्टेंट। अभी अगर इंटरवेनिंग की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि जिसका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, उसको हम इन्फर कर सकते हैं, लेकिन उसे ना तो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं ना मेजर कर सकते हैं। हाँ, वो हो सकता है, अभी उस पर हम आएंगे। यानी किया क्या जाए? देखिए, साइंस की तरह सोशल साइंसेस के रिसर्च में वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा ही कठिन होता है, और आइडेंटिफिकेशन ही नहीं, उनको कंट्रोल करना, ये दोनों चीजें वहां पर तो चूंकि अधिकांश जगह हम इन एनिमेट सब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं, वेरिएबल्स पहचाने हुए हैं, लेकिन अगर क्लास में बच्चों की अचीवमेंट देखी जाए तो कह सकते हैं कि चलिए कुछ फैक्टर्स हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। वो है बच्चे की इंटेलिजेंस कितनी है, टीचर की टीचिंग इफेक्टिवनेस कैसी है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, उसका मोटिवेशनल लेवल क्या है बच्चे का, वगैरह वगैरह। कुछ चीजें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कितना अटेंटिव है, लेकिन बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे हैं जिन्हें कि हम पता नहीं कर सकते। लेकिन जो मेन फैक्टर्स हैं, जो किसी भी हमारे इंटरेस्ट के अलावा, इंटरेस्ट की बात जब कही जा रही है, इंटरेस्ट का मतलब कि जो हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनके अलावा हम नहीं चाहते हैं कि कोई और वेरिएबल यहाँ पर कार्य करे, लेकिन उनको पूरी तरह से रोक पाना
हटा पाना संभव नहीं हो पाता है। तो खास करके अब अगर देखा जाए, चलिए एक ही टीचर पढ़ा रहा है तीनों क्लास में, मेथड केवल अलग है, बाकी सारी चीजें समान है, टीचर की टीचिंग स्टाइल सेम है। व्हाट अबाउट द लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स? उनकी अपनी अधिगम शैली तो होगी जो कि उसको प्रभावित करेगी, और वो उस अलजेब्रा अचीवमेंट की बात की जा रही है या मैथमेटिक्स अचीवमेंट की बात की जा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज आएगी। तो किसी भी तरह से अब करना क्या चाहिए कि रिसर्चर को पहले से पता होना चाहिए कि हाँ, अभी एक और चीज आई कि प्रीवियस नॉलेज, एग्जैक्टली प्रीवियस नॉलेज भी प्रभावित करेगा। हालांकि प्रीवियस नॉलेज भी उन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है जो कि जुड़ी है, क्या कहते हैं, अचीवमेंट से। तो इस तरीके से ये क्या कहते हैं कि इस चीज को इन्फर करना चाहिए हमेशा कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में इनका क्या प्रभाव आ रहा है, और इस इंटरवेनिंग वेरिएबल को ही लोग कुछ और नाम भी देते हैं, न्यूसेंस वेरिएबल। आमतौर पर हम लोग कहते हैं ना कि न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, कंफाउंडिंग वेरिएबल, मेडिएटर वेरिएबल, यानी इनकी प्रेजेंस जो इंटरवेनिंग वेरिएबल है ये कंफ्यूज करती है कि ये जो प्रभाव दिखाई पड़ रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही प्रभाव के चलते ये प्रभाव मिल रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। वो प्रभाव दिखाई पड़ रहा है किसके चलते? उस इंटरवेनिंग वेरिएबल के चलते। एक और चीज नाम देते हैं जिसे कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। जो रिसर्चर के इंटरेस्ट के वेरिएबल्स हैं उनके अलावा और वेरिएबल जिनके प्रभाव को निर्धारित कर दिया गया, तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है? कंट्रोल वेरिएबल। जैसे इसी अध्ययन में जिसका उदाहरण लिया गया, अगर लड़के और लड़कियों की उपलब्धि के बीच के अंतर को निर्धारित कर दिया जाता है तो जेंडर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक तरीके से कंट्रोल वेरिएबल हो जाएगा। हालांकि कुछ और नाम भी लिटरेचर में दिखाई पड़ते हैं जिन्हें कि ओवरलैपिंग अर्थ निकाले जाते हैं। जैसे कि कहीं पर शब्द दिखाई पड़ेगा आपको मॉडरेटर वेरिएबल। मॉडरेटर वेरिएबल क्या है? नाम ही है इससे कि अध्ययन में आ करके और डिपेंडेंट वेरिएबल को किसी न किसी तरीके से यह मॉडरेट करता है, उसके प्रभाव को कम करता है या प्रभाव को बढ़ाता है। तो ये वही चीज हुई कि ये हमारे इंटरेस्ट के बाहर का एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, और अगर अनकंट्रोल्ड है, उसके प्रभाव को हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, तो यही इंटरवेनिंग वेरिएबल है। और अगर उसके प्रभाव को निर्धारित कर लिया है, आपने उसको नियंत्रित कर लिया है उस चर को, तो ये चीज क्या हो जाती है? यही कंट्रोल वेरिएबल हो जाती है। तो जैसे एक उदाहरण अभी आया था कि प्रीवियस नॉलेज। एग्जैक्टली प्रीवियस नॉलेज क्या है? प्रीवियस नॉलेज अगर
है तो इट इज ए मॉडरेटर वेरिएबल या एक्सट्रेनियस वेरिएबल। और अगर किसी ना किसी तरीके से आपने उसे नियंत्रित कर लिया तब तो कंट्रोल वेरिएबल हुआ, और अगर उसे आपने नियंत्रित नहीं किया, उसके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया, तब वो इंटरवेनिंग वेरिएबल हो जाता। तो ये मुख्य तरह के वेरिएबल्स हैं। किसी भी अध्ययन में कोई जरूरी नहीं है कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, कहीं पर भी एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। और जैसे इसी में टीचिंग मेथड है, और अगर हम जेंडर के भी प्रभाव को निर्धारित कर रहे हैं तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। एक खास करके जिसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट वेरिएबल होगा, दूसरा हमारा क्लासिफिकेटरी वेरिएबल होगा या ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल होगा। तो इन दोनों के प्रभाव को हम देखेंगे। तो एक से अधिक आपके अध्ययन की डिजाइन किस तरीके से होती है, तो एक से अधिक वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके बीच रिलेशनशिप को देखा जा सकता है। हालांकि कुछ अध्ययन ऐसे होते हैं जहां पर कि आम तौर पर हम लोग कई बार गलती कर बैठते हैं, खास करके एनालिसिस के दौरान डेटा को जब एनालाइज करते हैं और एनालिसिस में जब कोरिलेशन निकालते हैं, ये देखने में आता है कि आम तौर पर कई लोग ये गलती करते हैं कि कुछ को वो कारण तो है, जैसे इंटेलिजेंस और अचीवमेंट के बीच में हमने कोरिलेशन निकाला, तो अगर कोरिलेशन निकालते हैं तब हम ये नहीं कह सकते कि इंटेलिजेंट कॉज है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और अचीवमेंट क्या है, इफेक्ट है या डिपेंडेंट वेरिएबल है। रादर यहाँ पर कि एक में परिवर्तन से दूसरे में परिवर्तन होगा, यही हम कह पाएंगे। तो ये भी देखना पड़ेगा कि एनालिसिस का क्या तरीका अपनाते हैं, वेरिएबल को किस रूप में आप ले करके परिभाषित करके आगे बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और वेरिएबल्स की पहचान के बाद जो भी आपने प्रॉब्लम लिया, क्वेश्चंस रेज किए, फिर उत्तर ढूंढने के लिए आपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए, हाइपोथेसाइज किया, और उसके आधार पर आपने वेरिएबल्स की पहचान की। वेरिएबल्स के पहचान करने के बाद हमारा कार्य ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उन वेरिएबल्स को नियंत्रित करें जो हमारे अध्ययन के इंटरेस्ट में नहीं है। और उनके नियंत्रित करने के कई तरीके हैं। सर्वोत्तम तरीका तो रैंडमाइजेशन है। अगर कोई भी चीज अध्ययन कर रहे हैं, चाहे जिस भी तरीके का अध्ययन, अगर हर स्टेज पर रैंडमाइजेशन हो, सैंपल सिलेक्शन से लेकर के ग्रुप फॉर्मेशन, हर चीज में अगर हम रैंडम करते चलें, रैंडम शब्द आम बोलचाल की भाषा में चाहे जो भी हो, लेकिन एक साइंटिफिक तरीका है और ये बहुत सारे फैक्टर्स को अपने आप में नियंत्रित कर लेता है। रैंडमाइजेशन के अलावा जो दूसरा तरीका होता है चरों को नियंत्रित करने का, एक्सक्लूजन,
अगर कोई चर हमारे इंटरेस्ट का नहीं है और वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को, आश्रित चर को प्रभावित कर रहा है, तो उसे अध्ययन से ही हटा दें, उसको अलग से स्टडी कर लें। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर ये चीज हमें मालूम है कि जेंडर इस चीज को प्रभावित करता है, तो एक जेंडर को लेकर के कर लें। लोकेलिटी अर्बन रूरल का सेटअप अगर प्रभावित कर रहा हो तो एक सेटअप में लेकर के अध्ययन कर लीजिए, दूसरा दूसरे सेटअप में कर लीजिए। तो एक्सक्लूजन भी एक तरीका है वेरिएबल्स को नियंत्रित करने का। तीसरा एक तरीका होता है मैचिंग का। मैच करना, अगर ग्रुप बनाना है तो निश्चित रूप से उस चर को देखा जाता है जो चर हमारे आश्रित चर को ज्यादा प्रभावित कर सकता है। जैसे कि जो उदाहरण दो हम लोगों ने लिए थे, उन उदाहरणों में देखा जाए कि जो शुरू में उदाहरण लिया था कि दो टीचिंग मेथड्स का इफेक्ट देखना है मैथमेटिक्स अचीवमेंट पर, तो क्या चीज आएगी? मालूम है कि हमें कि इंटेलिजेंस प्रभावित करता है अचीवमेंट, लेकिन रैंडमाइजेशन अगर संभव नहीं है, सर्वोत्तम तरीका तो रैंडमाइजेशन है, लेकिन अगर रैंडमाइजेशन संभव नहीं है तो हम दूसरा तरीका उसके लिए अपना सकते हैं। और वो तरीका ये हो सकता है कि इंटेलिजेंस के प्रभाव को हमें नियंत्रित करना है, तो वैसे विद्यार्थियों को चुने जिनके की इंटेलिजेंस लगभग समान हो। इंटेलिजेंस अगर लगभग समान होंगे तो रैंडमली एक को एक ग्रुप में, दूसरे को दूसरे ग्रुप में, इसी तरीके से पेयर्स को सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं, मैच करते हैं। यानी ये, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर एक से अधिक वेरिएबल्स हो, अगर 2 वेरिएबल हो गए या 3 वेरिएबल्स हो गए, हमें पता चला कि ये हमारे आश्रित चर को प्रभावित करते हैं, तो जैसे जैसे इन वेरिएबल्स की संख्या बढ़ती जाती है तो मैचिंग अपने आप में दुरूह कार्य होने लगता है। जी, किसी का हाथ नहीं, ठीक है। तो उस स्थिति में सैंपल की साइज अपने आप कम होती जाती है। एक प्रॉब्लम इसकी है, इसे कहते हैं 1-to-1 मैचिंग। 1-to-1 मैचिंग की ये प्रॉब्लम है कि सैंपल साइज इसमें एक से अधिक वेरिएबल्स अगर प्रभावित करने वाले होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को और उन पर मैच करने जाते हैं तो सैंपल साइज कम होती जाती है। इसका एक तरीका निकाला है कि भाई तब क्या हो, मैचिंग किस तरीके से किया जाए। तो एक तरीका यह है कि भाई मीन और एसडी पर मैच कर ले, यानी एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप दोनों के मध्यमान अगर आपस में मैच कर रहे हो तो उसको ये नहीं माना जाएगा कि मैचिंग ये पर्याप्त है, क्योंकि वेरिएबिलिटी भी दोनों ग्रुप समूहों की लगभग समान होनी चाहिए। मान लीजिए कि एक में उस उपलब्धि का बच्चा है, अगर एक में 2 बच्चे हैं, एक की उपलब्धि 0 है, स्कोर के मामले में 0 उपलब्धि तो नहीं हो सकती, लेकिन स्कोर जो आया है वो 0 है, और दूसरा 100 है,
दूसरे ग्रुप में 2 बच्चे हैं जिनकी की लगभग 50-50 के करीब उपलब्धि अंक प्राप्त हुए हैं किसी टेस्ट में, तो पहले ग्रुप का भी मीन 50 होगा, दूसरे ग्रुप का भी मीन 50 होगा। तो हम ये कह तो सकते हैं कि मीन तो बराबर है, लेकिन दोनों ग्रुप्स की वेरिएबिलिटी में उनकी काफी अंतर है। इस कारण से केवल मीन ही नहीं बल्कि स्टैंडर्ड डेविएशन पर भी मैच करने की बात आती है कि भाई ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों पर ये मैच करा लिया जाए। एक और तरीका है, अगर कोई और ये तरीके अगर सफल ना हो पा रहे हो तो एक और तरीका लेते हैं मैच करने के लिए या ग्रुप्स को इक्वेट करने के लिए, या ये कहें कि वेरिएबल्स को नियंत्रित करने के लिए, और वो है जिसे वो तरीका स्टैटिस्टिकल तरीका होता है जिसे कहते हैं एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, प्रसरण सह विश्लेषण। हाँ, एक कंसिस्टेंसी शब्द आ रहा है किसी का कुछ लिख करके। राजकुमार जी, मुकेश पांडे या कुछ इस तरीके से, प्रकाश पांडे चले गए। चलिए ये देखिए, अगर देखें तो एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, कोरिलेशन और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का एक तरीके से मिश्रित रूप है। और इसमें ये करते हैं कि एक तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे कि हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पर मेजर हम ले रहे हैं, माप रहे हैं, लेकिन कोई और वेरिएबल अगर प्रभावित करने वाले हो तो प्रारंभ में ही उनको माप लिया जाता है और इस स्टैटिस्टिकल तरीके से उस अंतर को दूर करने का प्रयास किया जाता है। और ये तरीका इस तरीके से एडजस्ट कर देता है, मानो वो समूह जिन चरों पर प्रारंभ में अंतर था, अगर प्रारंभ में ये समान होते तो क्या परिणाम आता, वो चीज ये बताता है। और उसे देख करके ये अनुमान लगाया जाता है कि अंतर सार्थक है अथवा नहीं है। लेकिन ये एक स्टैटिस्टिकल तरीका है जिसके द्वारा ये चरों को नियंत्रित किया जाता है। कोई सवाल आपके मन में इस तरीके से उठ रहे हों? जी, कोई सवाल नहीं तो दूसरी चीज मैं ये करूंगा, क्योंकि कि आपसे ही कहूंगा कि कोई भी एक व्यक्ति कोई प्रॉब्लम स्टेट करे और दूसरे लोग उसमें वेरिएबल्स की पहचान करें। इट वाज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।